Hello students, welcome back to Prepon. So far we have covered part 4th of the Constitution. DPSP तक हम कवर कर चुके हैं, फंडामेंटल राइट्स कवर कर लिए हम लोगों ने. अब आते हैं पार्ट 5th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जहां से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आया करते हैं. तो आज डिस्कस करते हैं पार्ट 5th. इसको शुरू करते हैं. पार्ट 5th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. पार्ट 5th डील्स विद द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, जिसमें होता है यूनियन एग्जीक्यूटिव, यूनियन लेजिस्लेचर एंड यूनियन जुडिशरी. डेमोक्रेसी में 3 ऑर्गन्स होते हैं डेमोक्रेसी के. एक होती है कार्यपालिका, एक होती है विधानपालिका, एक होती है न्यायपालिका. इनको कहते हैं 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी. तो पार्ट 5th में हम डील करते हैं यूनियन लेवल पर, मतलब यूनियन एग्जीक्यूटिव, केंद्रीय कार्यपालिका, केंद्रीय विधानपालिका और केंद्रीय जुडिशरी, यूनियन जुडिशरी. इसकी बात करते हैं तो एग्जीक्यूटिव क्या करता है इन जनरल? एग्जीक्यूटिव का जो फंक्शन होता है वो होता है टू एडमिनिस्टर, गवर्नेंस करना. इसका काम होता है एडमिनिस्टर और टू डू द गवर्नेंस. इट डज द गवर्नेंस, बट इट डज द गवर्नेंस विद द हेल्प ऑफ लॉ. कानून की मदद से ये शासन चलाता है, देश का गवर्नेंस करता है, और कानून की एप्लीकेशन से गवर्नेंस होती है. तो बेसिकली जो सरकारी तंत्र होता है, जैसे हम सरकार, वैसे गवर्नमेंट जो होता है वह बड़ा तंत्र कहलाता है, लेकिन जब हम डे टू डे पार्लेंस में इस्तेमाल करते हैं सरकार, तो हम उसे सरकार मान लेते हैं. जो मंत्री और प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या स्टेट में होते हैं उन्हें सरकार कह देते हैं. गवर्नेंस का मतलब होता है ये सारे तंत्र मिलाकर गुड गवर्नेंस या गवर्नेंस मान ली जाती है. वह एग्जीक्यूटिव वो ऑर्गन होता है जो कानून के जरिए देश को चलाता है. तो सेंट्रल गवर्नमेंट बन जाती है, यूनियन गवर्नमेंट बन जाती है. राज्य के स्तर पे आए तो ये कहलाती है स्टेट गवर्नमेंट. तो दे वर्क अंडर द लॉ. ये कानून बनाता कौन है? लेजिस्लेचर फ्रेम्स द लॉ. इस कानून को बनाता है लेजिस्लेचर. जैसे सेंटर में हो जाती है ये पार्लियामेंट और स्टेट में हो जाएगा स्टेट लेजिस्लेचर. तीसरा ऑर्गन होता है जुडिशरी. इट डज डिस्प्यूट सेटलमेंट फंक्शन, बट इट डज सो विद द हेल्प ऑफ लॉ. ये डिस्प्यूट सेटलमेंट कराता है. 2 व्यक्तियों के बीच में या 2 सरकारों के बीच में जो झगड़े हो जाते हैं उनको सेटल कराता है. इसे कहते हैं एडजुडिकेशन. ये भी करता है अंडर, इट ऑल्सो वर्क्स अंडर द लॉ. ये तीनों ऑर्गन्स कानून के अंडर काम करते हैं. एंड द लॉ वर्क्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन. लॉ वर्क्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन. तो आपसे पूछा जाए कि कानून बनाने का सोर्स क्या होता है, तो आप बोलेंगे संविधान. अगर कोई ऐसा कानून बना है जो संविधान के दायरे में नहीं है, संविधान के अनुसार नहीं है, वो कानून सही नहीं माना जाता. सुप्रीम कोर्ट उसे कानून को खारिज कर देता है, रद्द कर देता है. तो दे ऑल द ऑर्गन्स हैव टू वर्क अंडर द लॉ, एंड लॉ इज द सोर्स ऑफ मेकिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन. बहुत सारे ऐसे कानून होते हैं जो संविधान के दायरे में नहीं होते हैं. सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू करेगा और कह देगा कि ये कानून सही नहीं है. इस कानून में ये जो पूरा का पूरा कानून नहीं हो सकता है, पूरा का पूरा कानून रद्द कर दे, ये कानून का एक पार्ट रद्द कर दे. कानून को चेक करने का जो कसौटी होती है उसे संविधान कहते हैं. हर कानून को संविधान से मैच करना होगा. कहने अगर बहुत कॉमन शब्दों में कहें तो जो डीएनए संविधान का है वही डीएनए कानून में होना चाहिए. मतलब अगर दोनों का डीएनए मैच नहीं करता, इसका मतलब ये जो लॉ है इट इज नॉट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन. ये चेक करने का तरीका होता है. ये कहलाते हैं 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी. और 4th पिलर कहलाता है दैट इज प्रेस और मीडिया. बट मीडिया इज एन इनफॉर्मल पार्ट ऑफ दिस डेमोक्रेटिक सिस्टम. ये तीनों ऑर्गन्स संविधान के दायरे में काम करते हैं. मीडिया के अपने अधिकार हुआ करते हैं. अगर ये तीनों ऑर्गन्स बेस्ट काम कर रहे हैं, संविधान के दायरे में काम कर रहे हैं, तो चौथा जो ऑर्गन है
ये भी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करेगा तो गुड गवर्नेंस अचीव कर ली जाएगी। ये जो मीडिया होता है ये गवर्नड और गवर्नमेंट के बीच में इंटरफेस होता है। मीडिया समाज में होने वाले प्रॉब्लम्स को, जो व्यक्तियों की प्रॉब्लम है, ग्रुप्स की प्रॉब्लम है, रीजन विशेष की प्रॉब्लम्स हैं, उनको मीडिया आगे लाता है और सरकारों को लोगों के बिहाफ पर ये कहता है कि यहाँ पर ये समस्याएं हैं। मतलब एक दर्पण सा ये दिखाता है कि ये दर्पण है आपकी गवर्नेंस का। तो सरकारें एक फोर्स महसूस करती हैं, कंपल्शन महसूस करती हैं अगर मीडिया ठीक से काम करने लगे। तो अगर ये तीनों ऑर्गन्स ठीक हैं और मीडिया भी रिस्पॉन्सिबल है, इंटरफेस ठीक सा इंटरफेस बन के काम करता है, तो गुड गवर्नेंस हो जाती है। ये है बेसिक तौर पे पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें और भी चीज़ें हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे। अब सबसे पहले आते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव पे, फिर बात करेंगे पार्लियामेंट, फिर बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट। अब इसको पार्ट 6 कर देंगे तो ये स्टेट लेवल पे चला जाता है। पार्ट 5 डील करता है यूनियन सिस्टम से और पार्ट 6 डील करता है स्टेट सिस्टम से। यहां हो जाएगा स्टेट एग्जीक्यूटिव तो हो जाएगा स्टेट गवर्नमेंट, यहां हो जाएगा स्टेट लेजिस्लेचर तो हो जाएगा विधानसभा विधान परिषद, यहां पर स्टेट जुडिशरी तो हो जाएगा हाई कोर्ट प्लस सबऑर्डिनेट्स कोर्ट, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह होते हैं वो स्टेट जुडिशरी में आ जाते हैं। तो दिस इज पर्टिकुलर पार्ट विच वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। लेट अस मूव further. Now, when we talk of union executive, it means which organs, bodies become part of this particular executive. तो first is राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और आगे मान लेते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये कहलाते हैं मिलाकर यूनियन एग्जीक्यूटिव। ये दोनों मिला के, तीनों ये सब मिला के कहलाते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नाउ लेट अस सी प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट is the head of the state. India is represented by President of India. Republic of India is represented by President of India. Hence, we say that he is constitutional head of the states and he represents the state. State को represent करते हैं राष्ट्रपति। He is, आप ये कह सकते हैं कि ये इनके पास पावर्स तो होती हैं, लेकिन इनके पास जो पावर्स हैं वो नॉमिनल होती हैं, सिंबॉलिक होती हैं। ऑल द पावर्स आर रिजाइडिंग विथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सारी पावर्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास होती हैं। केंद्रीय जो मंत्रिपरिषद होता है उसके पास होती हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के एडवाइस पे राष्ट्रपति काम करते हैं। सारे काम इनके नाम पे होते हैं, लेकिन इनके पास नॉमिनल पावर है, सिंबॉलिक पावर है, फिगरेटिव पावर है। ये देश के सेरेमोनियल हेड होते हैं। इनके पास बहुत सब्सटेंशियल पावर्स नहीं होती हैं, क्योंकि हम फॉलो करते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्या होती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हम अभी देखेंगे। राष्ट्रपति के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब राष्ट्रपति आर्टिकल 52 में हुआ करते हैं एक राष्ट्रपति। देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल याद करने जरूरी नहीं है। भारत के हुआ करेंगे एक राष्ट्रपति। इनका इलेक्शन कैसे होता है? ही इज इलेक्टेड बाई, इलेक्शन की बात कर लें तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाई एन इलेक्टोरल कॉलेज। राष्ट्रपति को चुनता है एक इलेक्टोरल कॉलेज। भारत के राष्ट्रपति इलेक्ट होते हैं, उन्हें चुना जाता है, और जिस देश के राष्ट्रपति को चुना जाता है जो इलेक्शन के माध्यम से आता है उसे कहते हैं रिपब्लिक। रिपब्लिक की जो जनरल डेफिनेशन ये है
कि वो सिस्टम जहां पर एक इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट होगा, मैंने आपको बताया राष्ट्रपति हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, जहां पर इलेक्टेड ऑफ द स्टेट होता है उसे कहते हैं गणतंत्र या रिपब्लिक। क्योंकि हमारे राष्ट्रपति चुनाव के माध्यम से आते हैं, चुनाव के जरिए से आते हैं, तो भारत एक रिपब्लिक हुआ करता है। अब इनको जो चुनने वाली बॉडी है वो कहलाती है इलेक्टोरल कॉलेज, जिसमें होते हैं ऑल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, all elected MLAs of states and MLAs of UTs having legislature, जिनके पास लेजिस्लेचर है, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, फॉर एग्जांपल दिल्ली, पौंडीचेरी, इनके पास लेजिस्लेचर होती है, तो इसके एमएलए भी इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट बन जाते हैं। तो राष्ट्रपति इलेक्टेड बाई ए बॉडी कॉल्ड इलेक्टोरल कॉलेज, जिसमें होते हैं सारे इलेक्टेड एमपीज, सारे इलेक्टेड एमएलए। इसका मतलब कौन नहीं होते? इसका मतलब नॉमिनेटेड एमपीज नहीं होते, नॉमिनेटेड एमपीज नहीं हुआ करते हैं, और एमएलसी नहीं हुआ करते हैं, क्योंकि सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं होती है, तो जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होते हैं दे आर नॉट पार्ट ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। इसका मतलब वो जो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपुल हैं, जिनको लोगों ने चुन के भेजा है, वही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। मतलब ऐसा मान लिया जाता है कि राष्ट्रपति भी लोगों द्वारा चुने गए हैं, डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली। तो जब हम कहते हैं राष्ट्रपति को चुन के भेजा जाता है, तो हम कहते हैं ही इज इलेक्टेड नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली। अब जब इनडायरेक्टली उनको चुना जाता है तो इस मेथड को क्या कहते हैं? लेट अस सी मेथड ऑफ इलेक्शन। मेथड ऑफ इलेक्शन इज कॉल्ड proportional system and single transferable vote। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये राष्ट्रपति का मेथड संविधान में इस नाम से इसको बोला जाता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम विद अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसमें क्या होता है, अब मैंने आपको बताया कि एमपी और एमएलए दो वोटर्स होते हैं, तो इसमें क्या होता है, एमपी और एमएलए की वोट की वैल्यू निकाली जाती है, वोट की वैल्यू निकाली जाती है, वैल्यू के हिसाब से चुने जाते हैं। अब दो तरीके के वोटर हो गए, एक तो एमपी और एक एमएलए। अब इनके वोट की वैल्यू निकालनी है, तो मान लीजिए एमएलए की वोट की वैल्यू निकालनी है, तो एमएलए ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट, मान लीजिए किसी राज्य के एमएलए की वोट की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? उस राज्य की पॉपुलेशन क्या है, उस राज्य में नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलएज मान लीजिए, और क्योंकि पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा नंबर होता है तो इसे 1000 से मिनिमाइज कर लेते हैं। तो किसी भी राज्य के एमएलए की वोट की वैल्यू निकालनी है तो उस राज्य की पॉपुलेशन लेते हैं, उसको डिवाइड करते हैं, उस राज्य की विधानसभा में कितने इलेक्टेड एमएलएज हैं उनको लेते हैं और 1000 से डिवाइड करते हैं ताकि एक नंबर छोटा हो जाए। इसको मान लेते हैं x1, मतलब इस राज्य के एमएलए की वोट की वैल्यू x1 है। मतलब इस राज्य के एमएलए जब अपना वोट कास्ट करेगा राष्ट्रपति के इलेक्शन में, तो उसकी वैल्यू x1 काउंट की जाएगी। इससे समझ में आया, जितना ज़्यादा बड़ा राज्य है पॉपुलेशन वाइज, वहाँ के एमएलए की वोट की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। इसका मतलब उस राज्य का एमएलए ज़्यादा लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब बड़े राज्य के एमएलए की वोट की वैल्यू ज़्यादा होगी क्योंकि पॉपुलेशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब उस राज्य का एमएलए x1 का मतलब है इतने लोगों को रिप्रेजेंट करता है। वो एमएलए जब अपना वोट देता है, मतलब उसका एक वोट इज काउंटेड इन द मल्टीपल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर x1। तो ये एक राज्य के एमएलए की वोट की वैल्यू हो गई। इसका मतलब टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ all MLAs in the country वो हो जाएगी
x1 ये एक MLA की वोट की वैल्यू है और उस राज्य में कितने MLAs हैं, उस राज्य में कितने MLAs हैं। मतलब एक MLA की वोट की वैल्यू स्मॉल x1 है, उस राज्य में जितने MLAs हैं उससे उसे इलेक्टेड MLAs हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक नंबर आ जाता है। मान लीजिए इसे हम कह देते हैं कैपिटल X1। एक MLA की वोट की वैल्यू x1 है तो n MLAs की वोट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n इंटू x1। ये हो गया x1। मतलब इट इज, जब हम कैपिटल X1 कह रहे हैं तो हम ये बता रहे हैं कि ये उस राज्य के सारे MLAs की वोट की वैल्यू है। इसी तरीके से हम हर राज्य के MLA की वोट की वैल्यू अलग अलग निकालते जाएंगे और साथ साथ निकालते चले जाएंगे। इस तरीके से हमको सारे राज्यों के MLAs की टोटल वैल्यू मिल जाएगी। इसे हम बोल देते हैं सिग्मा कैपिटल X। व्हाट इज सिग्मा कैपिटल X? इट इज द टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल MLAs इन द कंट्री। जितने भी राज्य हैं भारत में, सभी MLAs की वोट की वैल्यू को जोड़कर जो टोटल वैल्यू आई वो कहलाती है सिग्मा X। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। अब निकालते हैं वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन MP। ये हो जाएगी सिग्मा X डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इलेक्टेड MPs। नंबर ऑफ इलेक्टेड MPs। सिग्मा X सारे MLAs की टोटल वैल्यू, नंबर ऑफ इलेक्टेड MPs का मतलब है इलेक्टेड MPs ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड MPs ऑफ राज्यसभा। ये वैल्यू आ गई Y। अब वो MLA MP चाहे लोकसभा के हो या राज्यसभा के हो, हैं कौन से वाले हैं, इलेक्टेड है, नॉमिनेटेड नहीं लिए जाते, मैंने आपको बताया। ये हो गई एक MP की वैल्यू। मतलब जब भी कोई MP अपना वोट कास्ट करेगा राष्ट्रपति के चुनाव में तो वो वैल्यू Y काउंट की जाएगी। इसका मतलब राज्यसभा और लोकसभा के MP की वोट की वैल्यू बराबर होगी। राज्यसभा का MP कास्ट करेगा वोट तो भी Y काउंट होगी और लोकसभा का MP वोट कास्ट करेगा तो भी Y होगी। और इसे टोटल नंबर ऑफ MPs से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा कैपिटल Y। कैपिटल Y इज व्हाट? द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल MPs, इलेक्टेड MPs ऑफ लोकसभा प्लस इलेक्टेड MPs ऑफ राज्यसभा। ये हो जाती हैं दो वैल्यूज। इसका मतलब जो राष्ट्रपति को चुनने का जो अब हमको वैल्यू निकालनी है वो ये हो जाएगी, टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स हो गई सिग्मा X प्लस कैपिटल Y डिवाइडेड बाई n+1 और डेमोक्रेटिक सिस्टम मतलब 1+1। मतलब दिस इज द टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल MLAs एंड ऑल MPs divided by n+1। n is the number of persons to be elected। n is the number of persons to be elected। एक राष्ट्रपति को चुनना है तो n यहाँ 1 हो जाएगा। इसका मतलब सारे MLAs और MPs के वोट की वैल्यू को 2 से डिवाइड करें, 1 जोड़ दें तो आ जाती है एक वैल्यू। इसे कहते हैं कोटा। मतलब जब भी कोई राष्ट्रपति चुना जाएगा तो उसको एक कोटा अचीव करना होगा। मतलब टोटल वैल्यू ऑफ ऑल MLAs एंड MP की वोट की वैल्यू की आधे से एक ज्यादा अगर किसी को मिलेगा इलेक्शन में, वही राष्ट्रपति माना जाएगा। तो दो चीजें समझ में हमारे आ गई। एक तो राष्ट्रपति को चुनते कौन है, उन्हें इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं, और दूसरा राष्ट्रपति के इलेक्शन के सिस्टम को कहते हैं PRS एंड STV। मतलब राष्ट्रपति को MPs MLAs चुनते हैं हमारे बिहाफ पर, क्योंकि राष्ट्रपति के लिए बहुत ज़्यादा डायरेक्टली काम नहीं संविधान में होता है, उनको नॉमिनल हेड कहते हैं, इसलिए उनके चुनाव को डायरेक्ट नहीं बनाया गया। जब राष्ट्रपति के पास, क्योंकि हम संसदीय प्रणाली फॉलो करते हैं, वो जिसमें जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है उसके पास सारे अधिकार होते हैं, इसलिए राष्ट्रपति को डायरेक्टली इलेक्ट नहीं किया जाता, उनको डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। दो चीज़ें हमारी समझ में आ जाती हैं। तो उनके ये मेथड हो गया, एक उनका जो बॉडी होती है वो तो क्या कहते हैं। अब राष्ट्रपति बन कौन सकता है? क्वालिफिकेशंस क्या है? ऑब्वियसली नागरिक होना जरूरी है एज पर सिटीजनशिप एक्ट 1955। नागरिक होना जरूरी है, और नागरिक भारत का जरूरी नहीं है जैसे और देशों में है कि वहां का जो नेचुरल बॉर्न सिटीजन है वही राष्ट्रपति बन सकता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। अगर ये कानून के जरिए वो भारत का नागरिक बना है, जिसमें 5 तरीके बताए गए हैं नागरिक बनने के, अगर उनमें से कोई भी तरीका है उससे नागरिक बना है तो राष्ट्रपति के लिए चुनाव के लिए खड़ा हो सकता है। तो एक तो नागरिक होना जरूरी है,
नेचुरली बॉर्न होना जरूरी नहीं है. इवन ए फॉरनर हु बिकम्स सिटीजन ऑफ इंडिया कैन कंटेस्ट फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. वन थिंग, एटलीस्ट 35 ईयर्स ऑफ एज, 35 साल की एज हो जानी चाहिए. शुड बी एलिजिबल टू बिकम मेंबर ऑफ लोकसभा. लोकसभा के एमपी बनने की क्वालिफिकेशंस भी होनी चाहिए. मतलब ये कि अगर कोई व्यक्ति लोकसभा का एमपी नहीं बन सकता तो राष्ट्रपति के चुनाव में भी खड़ा नहीं हो सकता. अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के इलेक्शन में कंटेस्ट करना चाहता है तो उसके पास लोकसभा के एमपी बनने की क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए. इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोकसभा का एमपी होना चाहिए, लेकिन लोकसभा का एमपी बनने की योग्यता उसके पास होनी चाहिए. वो एमपी बना हो या ना बना हो, बस योग्यता होनी चाहिए. अगर इलेक्शन लॉज के तहत किसी व्यक्ति को लोकसभा के एमपी बनने से डिस्क्वालीफाई किया गया है, नहीं बन सकता है, जैसे इलेक्शन लॉ ये कहता है कि इलेक्शन लॉ के अनुसार किसी व्यक्ति को 6 साल के लिए वोट करने का अधिकार उसका वापस ले सकते हैं. इसका मतलब ये है जो वोट जिसके पास वोट जो इलेक्शन लॉ में डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है वो एमपी नहीं बन सकता. जो एमपी के लिए कंटेस्ट नहीं कर सकता है, मान लीजिए वो उसे कंटेस्ट करने के लिए मना किया गया है, इसका मतलब वो राष्ट्रपति भी बन नहीं सकता. तो ये क्वालिफिकेशंस होती हैं. कुछ और क्वालिफिकेशंस होती हैं जो कंडीशंस ऑफ ऑफिस वगैरह हुआ करती हैं, जिसमें ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए. नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. राष्ट्रपति के पास कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए. ऑफिस प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ का पद. यहां पर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है? इट इज नो वेयर डिफाइंड. ऑफिस ऑफ प्रॉफिट संविधान में जगह जगह ये शब्द फ्रेज मिलता है, लेकिन ये होता क्या है ये कहीं डिफाइन नहीं किया गया है. केस टू केस बेसिस पे कह सकते हैं. मतलब राष्ट्रपति बनते समय किसी के पास ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए. ये क्वालिफिकेशन हो जाती हैं और वो एमपी लोकसभा का एमपी बनने योग्य होना चाहिए और 35 साल की कम से कम एज हो और भारत का नागरिक हो. ऐसा कोई भी व्यक्ति बन सकता है, कंटेस्ट कर सकता है भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए. ये होती हैं qualifications of President of India. Hope you have understood this much about the Union Executive, that is राष्ट्रपति. अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि उनका ऑफिस का टेन्योर कितना होता है, कैसे उनको उनके पद से हटाया जा सकता है. Thanks a lot for watching this video.